और बात करते हैं दुनिया के 4 सबसे ताकतवर नेताओं की। वो नेता जिनके हर फैसले का असर सिर्फ उनके देश पर नहीं बल्कि पूरी दुनिया पर पड़ता है। जियोपॉलिटिक्स में ये चारों इतने अहम हैं कि अगर चाहे तो किसी भी कोने में चल रही जंग को तुरंत रोक सकते हैं, लेकिन मौजूदा दौर में इन चारों के इशारे पर दुनिया में बारूद का खेल चल रहा है। या यूं कहिए कि इस वक्त विश्व के जिस भी कोने में युद्ध की हलचल है, वहां किसी ना किसी रूप में इन चारों में से कोई एक शामिल। आज इनके फैसले पूरे विश्व के लिए चुनौती बन रहे हैं। वर्ल्ड लीडर्स की ये चौकड़ी एक महायुद्ध की दिशा में जाती दिख रही है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, इस रिपोर्ट से समझिए। ये हैं वो 4 चेहरे जिनके कंधों पर दुनिया की शांति की जिम्मेदारी है, लेकिन आज इनकी नीतियों के कारण धरती के हर कोने पर बारूद महक रहा है। यूरोप के बर्फीले रास्तों से लेकर एशिया तक, मिडिल ईस्ट की सुनसान सड़कों से लेकर विशाल समंदर तक, जहां भी देखो वहां युद्ध की लपटें हैं। इन लपटों के दूसरी ओर ये 4 चेहरे साफ नजर आते हैं। अमेरिका फर्स्ट का नारा लगाने वाले ट्रंप बाकी देशों को दोयम दर्जे का समझ रहे हैं। क्रेमलिन की सर्द दीवारों के पीछे बैठे पुतिन दुनिया को अपनी ताकत का नया नक्शा दिखा रहे हैं। एशिया पर हक जताने वाले जिनपिंग अपना दायरा बढ़ा रहे हैं और बदले की आग में जल रहे बेंजामिन गाजा को मलबे में बदल रहे हैं। एक दौर था जब ये चारों नेता विश्व शांति के दूत कहे जाते थे, लेकिन आज इनके हर फैसले के पीछे किसी युद्ध की आहट सुनाई देती। सबसे पहले बात करते हैं खुद को सुपर पावर कहने वाले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की। ट्रंप भले ही अमेरिका फर्स्ट का नारा देते हैं, लेकिन उनकी असली नीति युद्ध का विस्तार है। वो राख में दबी चिंगारी को हवा देने में माहिर है। कुछ दिन पहले अलास्का में उन्होंने पुतिन से मुलाकात की थी। माना जा रहा था कि उस मुलाकात में यूक्रेन युद्ध में शांति का कोई रास्ता निकलेगा। ट्रंप ने भी मीटिंग के बाद उम्मीद जताई थी कि बहुत जल्द तोपों का शोर थम जाएगा। लेकिन 2 दिन पहले उन्होंने साफ कर दिया कि अब रूस को हराने के लिए यूक्रेन को और ज्यादा मजबूत बनाना होगा। आपको बता दें कि इस युद्ध में अमेरिका अब तक यूक्रेन को हथियारों और पैसों की भारी भरकम मदद कर चुका है। इसी मदद की बदौलत पिछले 3.5 साल से यूक्रेन जैसा देश ताकतवर रूस के सामने टिका है। अब व्लादिमीर पुतिन की बात करते हैं। पुतिन ने फरवरी 2022 में यूक्रेन के खिलाफ ऑपरेशन डोनबास शुरू किया। मकसद था लुहांस्क और डोनेत्स्क को यूक्रेन से अलग करना। लेकिन वक्त बीतने के साथ पुतिन की मंशा भी बदल गई। पिछले 3 वर्षों से वो लगातार यूक्रेन पर मिसाइल, तोप, टैंक और लड़ाकू विमानों से हमला कर रहे हैं। इन हमलों में अब तक दोनों तरफ से लाखों लोग मारे जा चुके हैं। पुतिन के ताबड़तोड़ हमलों से यूक्रेन के शहरों की हालत कुछ ऐसी हो गई है जैसे धुएं से भरी किसी कोठरी में फंसे लोग जिंदा रहने की जद्दोजहद कर रहे हैं। यूरोपियन यूनियन की एक रिपोर्ट है कि 2025 में रूस ने 20,000 से अधिक ड्रोन हमले किए हैं, जो 2024 के औसत से लगभग 3 से 4 गुना ज्यादा है। उधर इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू भी मिडिल ईस्ट में लगातार जंग की चिंगारी को सुलगाए हुए हैं। गाजा पर उनके हमले थमे नहीं थे कि उन्होंने कतर की राजधानी दोहा पर अटैक कर दिया। इससे पहले वो ईरान के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा अटैक कर चुके थे। आंकड़े बताते हैं कि इजराइल के हमले में गाजा के लगभग 83% नागरिक मारे जा चुके हैं। अक्टूबर 2023 से अब तक गाजा स्वास्थ्य विभाग के अनुसार 62,000 लोग मारे जा चुके हैं और 1,58,000 से ज्यादा घायल हुए हैं। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने नेतन्याहू और उनके रक्षा मंत्री पर मानवता के खिलाफ अपराध और युद्ध अपराधों के आरोप लगाए हैं।
जंग के इस खेल में एक खिलाड़ी ऐसा है जो चुपचाप चिंगारी से खेल रहा है। नाम है चीन। दुनिया में जंग वाली हलचल की आड़ में चीन ने दक्षिण चीन सागर में कई कृत्रिम द्वीप बना लिए हैं। वहां एयरफील्ड बनाकर अपने सैन्य उपकरण और रडार तैनात कर दिए हैं। ताइवान को धमकाने के लिए वो समंदर में लगातार अपनी ताकत बढ़ा रहा है। दरअसल अपनी सीमाओं के विस्तार के लिए वो अपनी शक्ति का लगातार प्रदर्शन कर रहा है। चार नेता, चार दिशाएं, अलग अलग नीतियां, लेकिन मंशा भय और तबाही। क्या दुनिया इन फैसलों के पीछे छुपे डर को समझ पाएगी, या फिर ये नीतियां विश्व को उस महायुद्ध के दौर में ले जाएंगी जहां इतिहास की किताबों में केवल बिखरे शहर, चीखते लोग और मलबे में दफन उम्मीदें दर्ज होंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। बात करते हैं पाकिस्तान की। पाकिस्तान की सरकार और सेना पश्तून और बलोचों के साथ जो कर रही है उससे भी निर्मम दमन पीओके में शुरू हो गया है। मुनीर की सेना पीओके में बच्चों, महिलाओं, निहत्थे बुजुर्गों तक को सीधे गोली मार रही है। एक 6 साल की बच्ची की हत्या के बाद पूरी नीलम घाटी में पाकिस्तानी सेना के खिलाफ हिंसक बगावत भड़क गई। तकरीबन पूरे पीओके में बीते 24 घंटे से चक्का जाम है। पीओके की पुलिस भी हड़ताल पर चली गई है, लेकिन इसके बाद मुजफ्फराबाद में जनता पर केमिकल बॉम्ब का इस्तेमाल शुरू हो गया है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके में हजारों लोग सड़कों पर उतर गए। जनता ने पाकिस्तानी सरकार, सेना और पुलिस के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। इस बार इरादा आर या पार का है। पीओके में चक्का जाम है। पीओके में तैनात पुलिस वाले हड़ताल पर चले गए। चौकियों पर ताला लटका दिया गया है। पाकिस्तान की सरकार के दफ्तरों को जनता ने बंद करवा दिया है। बगावत के इन शोलों को काबू करने के लिए फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने सेना उतार दी है। मंशा पीओके में भी बलूचिस्तान जैसा नरसंहार करवाने की है। पाकिस्तान की सेना पीओके में निहत्थे प्रदर्शनकारियों पर सीधे फायरिंग कर रही है। इस फायरिंग में कई लोगों की मौत भी हुई है, लेकिन जब मुनीर की सेना ने एक 6 साल की मासूम बच्ची का सीना गोलियों से छलनी कर दिया तो पाक के पाप का घड़ा भर गया। पीओके का हर परिवार क्रोध से भर गया और आर पार के इंकलाब का ऐलान हो गया। प्रदर्शनकारियों ने पीओके के विधानसभा भवन पर ताला डाल दिया है। झेलम और नीलम घाटियों पर बने हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की सुरक्षा में लगे पुलिस के जवानों ने इस्तीफा दे दिया है। पीओके में पुलिस की हड़ताल के बाद इस्लामाबाद से 7,000 जवान भेजने पड़े हैं। इस्लामाबाद से आई पुलिस फोर्स प्रदर्शनकारियों को देखते ही गोली मार रही है, लेकिन पीओके के लोगों का आक्रोश उनके भी पैर उखाड़ रहा है। पीओके के लोग पुलिस की काली वर्दी में छिपी पाकिस्तानी सेना के रेंजर्स का विरोध कर रहे हैं। उन्हें काली वर्दी में छिपी काली भेड़ें बताया जा रहा है। आसिम मुनीर ने पीओके की जनता के दमन का आदेश दिया है, लेकिन शहबाज सरकार तो इससे भी एक कदम आगे बढ़ गई है। मुजफ्फराबाद और नीलम घाटी की निहत्थी जनता पर जहरीले केमिकल बम का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। सुना आपने, मुनीर की सेना पीओके के निहत्थे लोगों के सीने पर सीधे गोलियां दाग रही है और पाकिस्तान की सरकार ने प्रदर्शनकारियों पर तेजाब जैसे केमिकल का इस्तेमाल करवाना शुरू कर दिया है। इसलिए अब तक पीओके में मुनीर सेना की दहशतगर्दी के खिलाफ नारा लगता था, लेकिन अब नारे अमेरिका की चापलूसी करने वालों के खिलाफ लग रहे हैं। पीओके में लोगों के प्रदर्शन को कुचलने के लिए सुरक्षा बलों ने हदें पार कर दी हैं।
छात्रों, बूढ़ों, बच्चों और महिलाओं तक पर गोलियां चलाई गईं। आंसू गैस के गोले छोड़े गए। झड़प में कई पत्रकारों को भी गोली लगी है। इस विद्रोह का साथ गिलगिट बाल्टिस्तान भी दे रहा है। इससे पहले खबर आई थी कि पीओके में सीपीईसी के नए संस्करण को लॉन्च करने के लिए पाकिस्तानी सेना पीओके के लोगों पर केमिकल टेस्टिंग कर रही है। सीपीईसी की आड़ में पीओके में घुसकर चीनी सैनिक भी लगातार वहां के लोगों पर जुल्म ढा रहे हैं। पाकिस्तान और चीन के सैनिक पीओके में रहने वालों की जमीनों पर जबरन कब्जा कर रहे हैं। इसलिए पीओके के छात्र और नौजवान भी बागी हो गए हैं। उन्होंने शहबाज सरकार को 29 सितंबर तक की डेडलाइन दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और अब बात करते हैं एक नए वॉर फ्रंट की। अमेरिका और वेनेजुएला के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। यही वजह है कि अमेरिका में हलचल काफी बढ़ गई है। अमेरिका के एक फैसले को लेकर संदेह के बादल गहराते जा रहे हैं। अमेरिका में अचानक सेना के जनरल और एडमिरल्स की एक सीक्रेट मीटिंग बुलाई गई, जिसे लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। कहा यह भी जा रहा है कि अमेरिका वेनेजुएला पर बड़ा हमला कर सकता है। तो क्या अमेरिका और वेनेजुएला के बीच जंग का नया फ्रंट खुलना तय हो गया है? क्या अमेरिका किसी देश पर हमला करने वाला है? क्या अमेरिका शुरू करने जा रहा है कोई महायुद्ध? अभी तक जंग के जो हालात सिर्फ रूस, यूक्रेन और मिडिल ईस्ट तक सीमित थे, उनकी बारूदी चिंगारी अब दूसरे मोर्चों पर भी नजर आने लगी है। जंग का एक और नया फ्रंट खुलता दिख रहा है। यह नया फ्रंट होगा अमेरिका और वेनेजुएला के बीच, जिनके बीच तनाव चरम पर है। पिछले 48 घंटों में अमेरिका में जिस तरह से सैन्य हलचल अचानक से तेज हो गई, उसके संकेत बेहद खतरनाक दिख रहे हैं। सवाल है कि आखिर क्या है ट्रंप का अगला प्लान? युद्ध के नए फ्रंट और संभावित महायुद्ध को लेकर यह सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ ने अचानक एक सीक्रेट मीटिंग बुलाई। उस मीटिंग में 800 से ज्यादा सैन्य अफसरों को बुलाया गया। उसमें अमेरिकी नौसेना, वायुसेना और थल सेना के टॉप अफसरों को बुलाया गया। अगले हफ्ते वर्जीनिया में सभी बड़े सैन्य अधिकारी जुटेंगे। सहयोगियों, सुरक्षाकर्मियों और कम्युनिकेशन स्टाफ को मिलाकर 3000 से ज्यादा सैन्य कर्मी जुटने की संभावना है। ये बैठक वर्जीनिया स्थित क्वांटिको मरीन कॉर्प्स बेस पर होने वाली है, जो वॉशिंगटन से करीब 30 मील दूर है। ये सब कुछ इतना अचानक हुआ कि अमेरिकी जनरल्स और सेना के अन्य सीनियर अधिकारियों को बैठक में तुरंत पहुंचने के लिए, फ्लाइट्स खोजने और दूसरी तैयारियां करने के लिए जरा भी वक्त नहीं मिला। दावा किया जा रहा है कि अमेरिका में पिछले कई दिनों से सीक्रेट मीटिंग को लेकर तैयारियां चल रही थी, लेकिन सबसे बड़ी हैरानी की बात यह है कि पेंटागन और कैपिटल हिल यानी कि अमेरिकी संसद को भी अभी तक इस गुप्त बैठक के एजेंडे को लेकर कोई जानकारी नहीं थी। अमेरिकी सैन्य अधिकारियों को अचानक मिले इस सीक्रेट आदेश ने अमेरिका में हलचल बढ़ा दी है, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में सेना के सीनियर अधिकारियों को बहुत ही रेयर मौकों पर बुलाया जाता है। 800 सैन्य अधिकारियों को अचानक अमेरिका इस तरह से बुलाए जाने के पीछे एजेंडा क्या है, ये अभी पूरी तरह से साफ नहीं है। लेकिन ये अटकलें लगाई जा रही हैं कि ऐसा हो सकता है कि वेनेजुएला पर कोई बड़ा हमला किया जाए। अमेरिका और वेनेजुएला के बीच संभावित युद्ध को लेकर उठ रहे सवाल और संदेहों के बीच एक बड़ा सवाल यह भी है कि जब फ्लैग या जनरल अफसरों की बैठक अमेरिका वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लेता है, तो उन्हें सीक्रेट मीटिंग के लिए वर्जीनिया क्यों बुलाया गया? क्या अमेरिका वर्जीनिया के साथ साथ रूस के खिलाफ भी सीधे जंग में उतरने जा रहा है? हालांकि अमेरिका रूस पर सीधे हमला करेगा, इस बात की संभावना बहुत कम है।
क्योंकि अमेरिका साफ कर चुका है कि वो रूस के खिलाफ यूक्रेन की जमीनी लड़ाई में अपने सैनिकों की तैनाती नहीं करेगा। लेकिन इसके बावजूद अनिश्चित मनोदशा वाले ट्रंप के प्लान को लेकर कई सवाल खड़े हुए हैं। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका वेनेजुएला के मादक पदार्थों के तस्करों को निशाना बनाने की तैयारी कर रहा है। इसके तहत अमेरिकी सेना वेनेजुएला के अंदर कुछ हफ्तों में कई ठिकानों पर हमला कर सकती है। एक रिपोर्ट में दावा किया गया है अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने अभी तक किसी भी कार्रवाई को मंजूरी नहीं दी है। अमेरिका और वेनेजुएला आपसी तनाव को लेकर मध्यस्थों के माध्यम से बातचीत कर रहे हैं। ट्रंप प्रशासन लगातार वेनेजुएला पर ड्रग कार्टेल चलाने और अमेरिका में नशा पहुंचाने का आरोप लगाता रहा है। इसी को आधार बनाकर हाल ही में अमेरिकी युद्धपोत कैरेबियन सागर में तैनात किए गए। हालांकि कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि वेनेजुएला पर हमले के अलावा ट्रंप प्रशासन नेशनल डिफेंस स्ट्रेटजी को लेकर भी कुछ अहम फैसले ले सकता है। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि अमेरिकी सैन्य अफसरों की सीक्रेट मीटिंग में खास तौर पर नई नेशनल डिफेंस स्ट्रैटेजी पर चर्चा हो सकती है। इसमें चीन, रूस, ईरान और आतंकवाद के खतरों की बजाय आंतरिक सुरक्षा को प्राथमिकता दी जाएगी। बदलते वैश्विक परिदृश्य में अमेरिका आंतरिक और बाहरी दोनों तरह की सुरक्षा को बहुत मजबूत करना चाहता है, अपनी रणनीति को नया रूप देना चाहता है और इसी वजह से जियोपॉलिटिक्स को लेकर अमेरिका जल्द ही कोई बड़ा और नया फैसला कर सकता है। अमेरिका में जिस तेजी से सैन्य हलचल बढ़ी है, उसे देखते हुए सबसे ज्यादा आशंका वेनेजुएला के साथ कैरेबियन फ्रंट खुलने की जताई जा रही है। पिछले हफ्ते ही अमेरिकी सेना ने वेनेजुएला के पास उसके जहाज को तबाह करके कैरेबियन इलाके में युद्ध की नई चिंगारी भड़का दी थी। उस समय वेनेजुएला ने साफ तौर पर इसे एक अघोषित युद्ध की संज्ञा दी थी। कैरेबियन सागर में जैसे ही अमेरिका ने अपनी हलचल बढ़ाई, उसके काउंटर में वेनेजुएला ने भी जवाबी तैयारी शुरू कर दी। पिछले दिनों अमेरिकी नौसेना ने जब कैरेबियन सागर में युद्धपोत और स्टेल्थ फाइटर तैनात किए, तो वेनेजुएला ने भी रूसी मूल के Su-30 Mk2 फाइटर जेट्स को तैनात कर दिया, जो KH-31 सुपरसोनिक एंटीशिप मिसाइलों से लैस रहती है। वेनेजुएला ने सॉवरेन कैरेबियन 200 नामक युद्धाभ्यास से अमेरिका को आगाह कर दिया कि अगर सुपर पावर ने कैरेबियन सागर में कोई बारूदी हरकत बढ़ाई, तो वेनेजुएला उसके जवाब में पीछे नहीं हटेगा और अमेरिका का माकूल जवाब देगा। हाल ही में वेनेजुएला ने रूस के साथ एक संधि की और इसमें रूस रणनीतिक साझेदारी और समर्थन देने के लिए तैयार है। इस समझौते के तहत रूस अब वेनेजुएला को ब्रिक्स में शामिल करने की कोशिश भी करेगा। यानी वेनेजुएला पर अगर अमेरिका ने हमला किया तो समझौते के तहत रूस को मदद के लिए आगे आना पड़ेगा। उधर चीन ने वेनेजुएला को पहले ही अपना समर्थन दे रखा है। ऐसे में यह माना जा रहा है कि कैरेबियन सागर में बारूदी शोले तेज हो सकते हैं और जंग का एक नया मोर्चा खुल सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। भारत और पाकिस्तान एशिया कप का फाइनल मैच, ये वो महामुकाबला है जिसका इंतजार करोड़ों आंखें करती हैं। लेकिन पाकिस्तान में इस वक्त माहौल कुछ अलग ही है। दिल की धड़कनें बढ़ी हुई हैं क्योंकि वहां हर चौके छक्के से ज्यादा हार की गूंज का डर है। और कराची की गलियों से लेकर लाहौर की चाय की दुकानों तक हर जगह एक ही चर्चा, क्या पाकिस्तान फिर हारने जा रहा है? क्योंकि भारत से भिड़ना पाकिस्तान के लिए हमेशा से क्रिकेट से ज्यादा इज्जत का सवाल बना हुआ है। पिछले 2 दिनों से पूरे पाकिस्तान में यही घबराहट महसूस की जा सकती है। आखिर कैसे पाकिस्तान में डर का स्कोर कार्ड सबसे ज्यादा है, इस रिपोर्ट में देखिए। इतिहास गवाह है कि भारत के सामने पाकिस्तान का रिकॉर्ड कमजोर रहा है, चाहे वर्ल्ड कप हो, एशिया कप हो या कोई बड़ा टूर्नामेंट। पाकिस्तानियों का डर सिर्फ स्कोरबोर्ड का नहीं बल्कि
तानों और अपमान का है। हारते ही सोशल मीडिया ट्रोलिंग और गुस्से से भरे पोस्ट पाकिस्तानी टीम का इंतजार कर रहे हैं और इसका डर पाकिस्तानियों में सबसे ज्यादा है। इस वक्त भी जब भारत और पाकिस्तान की टीमें एशिया कप का महामुकाबला खेल रही हैं, तो पाकिस्तान के अवाम में वो बेचैनी और घबराहट साफ देखी जा सकती है। पाकिस्तानी अवाम ने अपनी क्रिकेट टीम के लिए एक मैसेज भी भेजा है और वो मैसेज है 8-0। आपको याद होगा एशिया कप के सुपर 4 के मैच में कैसे हारिस रऊफ ने स्तरहीन हरकत करते हुए ऑपरेशन सिंदूर का मजाक उड़ाया था और 6-0 वाले इशारे किए। लेकिन पाकिस्तानी अवाम की माने तो ये स्कोर अब 8-0 होने वाला है। भारतीय टीम अभी तक पाकिस्तान को लगातार 7 मैच हरा चुकी है और अब 8-0 की तैयारी है। भारत की जीत का यह विजय रथ साल 2022 के T20 वर्ल्ड कप से शुरू हुआ था, जब उसे 4 विकेट से जीत मिली थी। इसके बाद 2023 के एशिया कप में भारत ने पाकिस्तान को 228 रनों से हरा दिया था। फिर 2023 के वनडे वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने हार की हैट्रिक लगाई थी, जब उसने टीम इंडिया के सामने घुटने टेके थे। ये स्कोर 4-0 2024 के T20 वर्ल्ड कप में हुआ, जब भारत को 6 रन से जीत मिली थी। फिर इसी साल चैंपियंस ट्रॉफी में टीम इंडिया ने पाकिस्तान को 5-0 का स्कोर बोर्ड दिखाया। अब दुनिया में खेले जा रहे एशिया कप में टीम इंडिया लगातार 2 बार पाकिस्तान की जीत के सपनों को मिट्टी में मिला चुकी है और अब हार की हैट्रिक का नतीजा लोड हो रहा है और यह खुद पाकिस्तान के अवाम का कहना है। वैसे भारत हर बार पाकिस्तान को चित करता रहा और इसी इतिहास का बोझ पाकिस्तानी खिलाड़ियों के कंधों पर भारी है। फैंस उम्मीदों का पहाड़ खड़ा कर देते हैं, लेकिन उसी पहाड़ की चट्टानों तले दब जाता है उनका आत्मविश्वास, जिसके गवाह क्या आंकड़े हैं। 1996 के वर्ल्ड कप क्वार्टर फाइनल से पहले पाकिस्तानी खिलाड़ियों और मीडिया ने खूब बयानबाजी की। पाकिस्तान के कप्तान वसीम अकरम ने कहा था भारत को उसके घर में हराएंगे, लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू और अजय जडेजा ने मिलकर पाकिस्तान को धो डाला। 2003 के वर्ल्ड कप ग्रुप मैच से पहले वसीम अकरम और शोएब अख्तर ने कहा था कि भारतीय बल्लेबाज हमारी स्पीड और स्विंग झेल नहीं पाएंगे, लेकिन सचिन तेंदुलकर की धुआंधार पारी के सामने पाकिस्तान को सरेंडर करना पड़ गया। 2011 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल से पहले पाकिस्तान के कप्तान शाहिद अफरीदी ने कहा था कि इस बार फाइनल पाकिस्तान ही खेलेगा, लेकिन सचिन तेंदुलकर और जहीर खान ने मिलकर पाकिस्तान का बैंड बजा दिया। वहीं 2022 में मेलबर्न में खेले गए T20 वर्ल्ड कप का वो ग्रुप मैच कौन भूल सकता है, जब मुकाबले से पहले बाबर आजम ने शेखी बखारते हुए कहा था कि हम इतिहास बदलेंगे, लेकिन विराट कोहली की जादुई पारी ने पाकिस्तान के जबड़े से जीत छीन ली। और अब एशिया कप में भी जिस तरह से भारतीय टीम खेल रही है, पाकिस्तानियों का ये डर जायज है। कहने को तो ये क्रिकेट है, लेकिन पाकिस्तान के लिए ये इज्जत की जंग है, जहां हार का मतलब है ताने, मजाक और जिल्लत, जहां जीत की उम्मीदें आसमान पर चढ़ाई जाती हैं और हारते ही पूरा मुल्क गुस्से से बौखला जाता है। सच्चाई यही है कि इतिहास का बोझ पाकिस्तान की सांसें थामे हुए, क्योंकि भारत के सामने उतरना मतलब हार के डर की छाया में खेलना। मुकाबले को क्रिकेट से ज्यादा जंग कहा जाता है और हारते ही खिलाड़ी विलन बन जाते हैं। लगता है कि पाकिस्तान क्रिकेट के लिए कुछ ऐसे ही पल इंतजार कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। क्या बीजिंग ने दुनिया की सबसे बड़ी बारूदी चाल चल दी है? क्या अब एशिया के समंदर से उठेगी जंग की आग? ये सवाल अब सिर्फ अटकलें नहीं है, क्योंकि ताइवान स्ट्रेट से आने वाली तस्वीरें बताती हैं कि चीन के जहाज, चीन के जंगी विमान और चीन की मिसाइलें अब ताइवान को हर पल घेर रही हैं। इस युद्ध में अब रूस भी सीक्रेट तरीके से शामिल हो रहा है। आखिर पुतिन क्यों चाहते हैं कि चीन जल्द से जल्द ताइवान पर हमला करे? चीन ताइवान युद्ध से आखिर रूस को क्या हासिल होने वाला है, जो रूस खुद यूक्रेन से लेकर अमेरिका, नेटो से सीधी टक्कर ले रहा है? वो एक और युद्ध क्यों भड़काना चाहता है? इस रिपोर्ट से समझिए। समंदर से बारूदी विनाश की लहरें उठने वाली हैं, क्योंकि ताइवान स्ट्रेट में अब समंदर का पानी शांत नहीं है। इन लहरों के नीचे छिपी है बारूद की आहट। हर गुजरता जहाज, हर उड़ता ड्रोन मानो कह रहा हो तूफान आने वाला। चीन के युद्धपोत लगातार ताइवान के चारों ओर घेरा कस रहे हैं। ऐसे ऐसे जहाज मंडरा रहे हैं जिनके जरिए हजारों सैनिक
एक ही बार में तट पर उतारे जा सकते हैं। समंदर के नीचे पनडुब्बियां, ऊपर आसमान में ड्रोन्स का झुंड और बीच में खड़ा है ताइवान, जिसे हर पल लगता है अगली लहर बारूद लेकर आएगी। और बीजिंग में कुछ दिनों पहले इसकी पूरी प्लानिंग कर ली गई है। बीजिंग में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और शी जिनपिंग की इस मुलाकात से जो खुफिया रिपोर्ट सामने आ रही है, वो जापान से लेकर अमेरिका को सन्न कर सकती है। दुनिया के बड़े बड़े एक्सपर्ट्स पहले ही दावा कर चुके हैं कि बहुत जल्द चीन ताइवान पर बहुत बड़ा हमला करने वाला है। लेकिन एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इस युद्ध में अब रूस भी शामिल होने वाला है। रूस चाहता है कि चीन जल्द से जल्द ताइवान पर हमला करे। ताइवान पर हमले के लिए चीन को रूस से हथियार मिलेंगे और बदले में रूस को मिलेगी बेशुमार दौलत, जिससे उसे यूक्रेन के खिलाफ युद्ध लड़ने में मदद मिलेगी। रूस चीन के इस डेडली कॉम्बिनेशन से ताइवान से लेकर अमेरिका को टेंशन हो गई है। रूस को चाहिए पैसा तो वहीं चीन को हथियार चाहिए। रूस के पास युद्ध का अनुभव है तो वहीं चीन के पास हाईटेक टेक्नोलॉजी। रूस के पास घातक मिसाइल्स हैं तो वहीं चीन के पास विध्वंसक सबमरीन्स। रूस के पास खतरनाक फाइटर जेट्स हैं तो चीन के पास महाबली डिस्ट्रॉयर। मॉस्को चाहता है कि बीजिंग ताइवान पर हमला करे, जिससे अमेरिका का ध्यान एशिया प्रशांत में बटे और यूक्रेन मोर्चे पर रूस को राहत मिले। ब्रिटिश डिफेंस इंस्टीट्यूट का दावा है कि रूस चीन मिलकर ताइवान पर हमले की तैयारी कर रहे हैं। लीक दस्तावेजों से पैराशूट, टैंक और ट्रेनिंग के सौदे का खुलासा हुआ है। लंदन के रॉयल यूनाइटेड सर्विसेज इंस्टीट्यूट की लीक हुई रिपोर्ट के मुताबिक रूस से चीन को $210 मिलियन के हथियार मिलेंगे। रूस से चीन को हाई एल्टीट्यूड पैराशूट सिस्टम मिलेंगे। इसके अलावा एम्फीबियस टैंक और आर्मर्ड कैरियर्स की सप्लाई होगी। रूस एंटी टैंक गन्स सप्लाई करने के लिए भी राजी हो चुका है। ये कोई साधारण खरीदारी नहीं, बल्कि पूरी प्लानिंग के साथ डील हुई है। और इस डील का डर ताइवान में भी महसूस किया जा सकता है। हाल के महीनों में कई बार ऐसा हुआ है जब चीन के फाइटर जेट ताइवान के एयर स्पेस में दाखिल हुए हैं। उसकी नौसेना ने ताइवान के आसपास अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। पिछले साल तो चीन ने ताइवान स्ट्रेट में अपने युद्धपोत भेज दिए थे। चीन ताइवान को अपना हिस्सा मानता है। ऐसा कहा जाता है कि बीजिंग ने इसे अपना बनाने के लिए 2027 का टारगेट रखा। लेकिन चीन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। उसकी तैयारी और आक्रामकता बताती है कि वो ताइवान पर बिना किसी चेतावनी के भी बड़ा हमला कर सकता है। शायद इसलिए ताइवान से लेकर अमेरिका तक अलर्ट मोड में। अमेरिका धीरे धीरे ताइवान को मजबूत कर रहा है। अमेरिका ने न सिर्फ ताइवान को हाइमार्स मिसाइल सिस्टम सौंपे, बल्कि इन्हें ऑपरेट करने वाले सैनिकों को भी ट्रेनिंग दी गई है। जिसके बाद ताइवान ने तुरंत ही चीन के बढ़ते कदमों को रोकने के लिए हाइमार्स यूनिट का गठन कर दिया है, जिसका मतलब है कि चीन के खिलाफ अब अमेरिका ताइवान को लगातार ताकतवर बना रहा है। तो वहीं चीन भी अपनी लॉजिस्टिक क्षमताओं को बढ़ा रहा है। कुछ एयरक्राफ्ट, वॉरशिप और सबमरीन्स को ताइवान के पास के इलाकों में तैनात किया जा रहा है। और अब इस लड़ाई में पिछले दरवाजे से रूस के शामिल होने के बाद भीषण युद्ध के हालात बन गए। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। वेनेजुला और अमेरिका के बीच टकराव गहराता जा रहा है। हालात ये हैं कि वेनेजुला पर हमले का खतरा मंडराने लगा है और ये खतरा इतना ज्यादा बढ़ गया कि मादुरो आत्मसमर्पण की मुद्रा में दिखने लगे।
देखिए पूरा विवरण इस रिपोर्ट में। अमेरिका की बढ़ी हलचल को देखते हुए वेनेजुएला ने जंग की तैयारी को अंजाम देना जैसे ही शुरू किया, वैसे ही ट्रंप ने एक ऐसे फरमान पर दस्तखत कर दिए जिसने कैरेबियन सागर ही नहीं वेनेजुएला पर भी बारूदी तबाही के बादल गहरा दिए हैं। वेनेजुएला में घुसकर यूएस पर पाएगा कहर। दरअसल इस समय कैरेबियन सागर में टकराव के हालात हैं। अमेरिकी सेना तैनात है और वेनेजुएला ने हवाई लड़ाके सक्रिय कर यूएस सेना के घेराव की तैयारी कर ली। लेकिन इस बीच अमेरिका ने अपना पक्ष बिल्कुल साफ कर दिया है। अमेरिकी मीडिया हाउस एनबीसी ने दावा किया है कि वेनेजुएला पर हमलों का यूएस विकल्प तैयार कर रहा है और ये हमले कुछ ही हफ्तों में वेनेजुएला के अंदर तक हो सकते हैं। हालांकि इस रिपोर्ट में दावा यह भी है कि इस योजना को अभी तक ट्रंप ने मंजूरी नहीं दी, जबकि दूसरी तरफ अमेरिका और वेनेजुएला मध्य पूर्वी मध्यस्थों के जरिए बातचीत भी कर रहे हैं। लेकिन सूत्र बता रहे हैं कि हमले की जिस योजना पर अमेरिका काम कर रहा है उसमें ड्रग कार्टेल और उसके सदस्यों पर ड्रोन हमले हो सकते हैं। यही नहीं, वेनेजुएला की ड्रग लेबोरेटरीज भी निशाना बनाई जा सकती हैं। मतलब साफ है कि अमेरिकी हमले वेनेजुएला के अंदर तक हो सकते हैं और ये कार्रवाई फाइटर जेट्स या मिसाइल से नहीं होगी, बल्कि इनके लिए लक्ष्य केंद्रित ड्रोन का इस्तेमाल होगा। और इस आशंका को बल मिला है वर्जीनिया में बुलाई गई बैठक से। बड़ी खबर है एशिया कप। भारत के सामने 147 रनों का लक्ष्य, जहां पाकिस्तान 146 रन पर ऑल आउट और कुलदीप यादव ने 4 विकेट लिए, जबकि अक्षर पटेल को मिले 2 विकेट। वरुण चक्रवर्ती को 2 विकेट मिले, जसप्रीत बुमराह को भी 2 विकेट मिले।